फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाली एग्जाम्स की तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क द सुपरनेटेंट इज। जब मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया जाता है, मिल्क को सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है, उसके बाद सुपरनेटेंट जो बचता है वो इनमें से क्या होता है? फैट होता है, वे होता है, केसीन होता है, वाटर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में होता क्या है, जैसे सेंट्रीफ्यूज ये मशीन होती है, ठीक है, ये राउंड राउंड, और इसमें ट्यूब्स लगे रहते हैं जिसमें मिल्क को फिल कर दिया जाता है और फिर ये राउंड पर मिनट स्पीड से घूमती है। और वो स्पीड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जब सेंट्रीफ्यूज और जब ये घूमेगी तो उसमें क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो ट्यूब्स के नीचे जो सॉलिड और हैवी रहेंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के रहेंगे, लाइटली रहेंगे, वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड टाइप का। तो जब मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है तो सुपरनेटेंट जो होता है वो होता है वे सुपरनेटेंट। फैट क्या है? फैट भी कंपैरिजन करें अगर तो वो नीचे रहेगा। केसीन प्रोटीन है और वाटर भी। तो जो सुपरनेटेंट मतलब जो वे रहेगा वो बाकी सब नीचे रहेंगे, और वे जो रहेगा वो एकदम ऊपर की तरफ लिक्विड टाइप का वो होगा सुपरनेटेंट। और मिल्क का सुपरनेटेंट क्या होगा? वे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन। बैक्टोफ्यूगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है? तो बैक्टोफ्यूगेशन का उद्देश्य होता है सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना। होता क्या है बैक्टोफ्यूगेशन प्रोसेस में? अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर बैक्टोफ्यूगेशन, तो इन द प्रोसेस ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन रिमूविंग 99% ऑफ द बैक्टीरिया इन मिल्क बाई सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। मतलब बैक्टोफ्यूगेशन प्रोसेस में बैक्टीरिया जो है वो 99% तक रिमूव हो जाते हैं, और किसके द्वारा किए जाते हैं भाई? सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के द्वारा किए जाते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि बैक्टोफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद मिल्क की जो सेल्फ लाइफ है वो उसकी, जैसे अगर रियल लाइफ 1 डे है तो आफ्टर बैक्टोफ्यूगेशन उसकी सेल्फ लाइफ जो है जस्ट ट्रिपल हो जाती है। और जनरली बैक्टोफ्यूगेशन में जो क्लैरिफाई करते हैं वो वो करते हैं, मतलब दो बार सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब क्लैरिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग करते हैं वो 20,000 RPM पे करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज करेंगे फर्स्ट टाइम बैक्टोफ्यूगेशन के लिए वो 20,000 RPM 20,000 राउंड पर मिनट, ये जो मशीन रहेगी वो सेंट्रीफ्यूज वो 20,000 1 मिनट में 20,000 बार घूमेगी, 20,000 राउंड पर मिनट फर्स्ट ऑपरेट करते हैं फॉर द बैक्टोफ्यूगेशन। एंड बैक्टोफ्यूगेशन का उद्देश्य क्या होता है? सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एप्लीकेशन ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग। मेजर एप्लीकेशन ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन का जो एप्लीकेशन करते हैं वो मेजरली किसकी प्रोसेसिंग में करते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बैक्टोफ्यूगेशन का किसकी प्रोसेसिंग में करते हैं? तो चीज़ प्रोसेसिंग में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चीज़ प्रोसेसिंग इज़ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन। चीज़ प्रोसेसिंग जब करते हैं तो बैक्टोफ्यूगेशन का ज़्यादा अप्लाई करते हैं बैक्टोफ्यूगेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोजेनाइजेशन टेम्परेचर अप्लाइड नॉर्मली आर। होमोजेनाइजेशन टेम्परेचर जो है वो अप्लाई किया जाता है नॉर्मली
कौन से टेम्परेचर पे होमोजेनाइजेशन जो है जो करेंगे तब मिल्क का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली होमोजेनाइज करते हैं मिल्क को। और होमोजेनाइजेशन में भी मिल्क का टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मिल्क कूल्ड रहेगा तो होमोजेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, मतलब उतनी ठीक से होमोजेनाइज नहीं होगा मिल्क जितना कि सुटेबल टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे होगा। होमोजेनाइजेशन क्या है, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में जो है जो फैट पार्टिकल्स रहते हैं उनको होमोजेनाइज़र, एक मशीन होती है होमोजेनाइज़र, उसके फोर्स के द्वारा फैट पार्टिकल्स को जो है, जैसे बड़ा फैट पार्टिकल है उसको तोड़ दिया जाता है, मतलब फैट पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रक्रिया है होमोजेनाइजेशन कहते हैं। और वो किया क्यों जाता है, ताकि मिल्क में जो फैट है वो सिमिलरली हो जाए पूरे मिल्क में, जैसे कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं तो वो सिमिलर नहीं होते हैं, इसलिए होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिल्क में मिल्क जो फैट पार्टिकल्स रहेंगे उनको तोड़ दिया जाता है तो वो पूरे मिल्क में सिमिलर हो जाते हैं। और क्या होता है कि इससे जैसे फैट जो है, जैसे दूध को अगर होमोजेनाइज नहीं किया है और दूध को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो फैट जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि लाइटली पार्टिकल्स होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। और जब तोड़ दिया जाएगा बहुत छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल रह जाएंगे तो वो जल्दी से सेपरेट नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा। और होमोजेनाइज मिल्क का जो कर्ड टेंशन होता है वो होता है 14.5। एंड होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो पेटेंट जो करवाई थी अगस्त गॉलिन ने, और कब, 1899 में। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि होमोजेनाइजेशन इज इन्वेंटेड बाई, तो गॉलिन दिया रहेगा ऑप्शन, या फिर इनका पूरा नाम है अगस्त गॉलिन, और इस प्रोसेस को इन्होंने पेटेंट कराया था 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच होमोजेनाइजेशन थ्योरी प्रिडिक्ट हाउ द होमोजेनाइजिंग इफेक्ट वेरीज विद द होमोजेनाइजिंग प्रेशर। इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि प्रिडिक्ट, अनुमान बताती है कि कैसे होमोजेनाइजिंग इफेक्ट जो है वो वेरी करता है, मतलब बदलता है विद द होमोजेनाइजिंग प्रेशर। अगर होमोजेनाइजिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो होमोजेनाइजेशन पे भी इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है। ये किस थ्योरी में बताया गया है, तो ये बताया गया है एडीज थ्योरी में। ऑप्शन बी सही है, एडीज थ्योरी में बताया गया है कि जो होमोजेनाइजेशन इफेक्ट है वो वेरी करता है होमोजेनाइजेशन प्रेशर के साथ। होता क्या है कि जो एडीज़ रहते हैं, स्मॉल एडीज़ रहते हैं, ये बनते हैं लिक्विड में और तैरते रहते हैं एट अ हाई वेलोसिटी, मतलब अगर हाई वेलोसिटी पे, तो जो छोटे एडीज़ रहते हैं वो तैरते रहते हैं लिक्विड में, और अगर उन एडीज़ को ऑयल ड्रॉपलेट पे हिट करेंगे, मतलब गिराएंगे या मारेंगे, तो क्या होगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट रहेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरह मतलब पता कर सकते हैं कि होमोजेनाइजिंग प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है होमोजेनाइजिंग को। उसका प्रेशर क्या है वो डिपेंड करेगा कि होमोजेनाइजिंग इफेक्ट कैसा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फैट पार्टिकल्स जल्दी से जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, और प्रेशर अगर कम है तो जल्दी से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क मे गिव मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फ्लेवर। होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का जो होमोजेनाइजेशन किया जाता है वो मिल्क में कौन सा ऑफ फ्लेवर कॉज कर सकता है, उससे कौन सा फ्लेवर होता है होमोजेनाइजेशन से। तो होता क्या है, होमोजेनाइजेशन का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जो फैट पार्टिकल्स डिवाइड हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लाइट के लिए और सनलाइट के लिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं डिवाइडेड फैट ग्लोब्यूल। तो उसी की वजह से होमोजेनाइजेशन जो है वो ऑफ फ्लेवर देता है, कौन सा, सनलाइट। होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क में गिव मिल्क सनलाइट ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस यूज्ड टू इम्प्रूव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इवेपोरेटर इज कॉल्ड। डिवाइस
यूज्ड टू इम्प्रूव, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि थर्मल इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, इवेपोरेटर की थर्मल इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं? तो थर्मोकम्प्रेशर, थर्मोकम्प्रेशर इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव थर्मल इफ़िशियंसी ऑफ इवेपोरेटर, थर्मोकम्प्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लड। जो आइडियल फ्लड होता है उसकी जो वैल्यू है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी वैल्यू है जो आइडियल फ्लड की, वो कितनी होती है? 0। ऑप्शन ए सही है, विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लड। एक आइडियल फ्लड की जो सरफेस टेंशन वैल्यू है वो कितनी होती है? तो 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज intensive property. Specific gravity is intensive property and generally specific gravity measured at 50 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इसको जनरली मेज़र करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे और 15 डिग्री सेल्सियस पे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आप चाहें तो इन सबको नोट कर सकते हैं। काऊ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0282 टू 1.030 एंड बफेलो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.030 टू 1.032, 1.030 से लेकर 1.032 एंड स्किम मिल्क की होती है 1.035 टू 1.037, 1.035 से लेकर 1.037 तक। और फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.93, प्रोटीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.346, लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.666 एंड साल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.12। SNF सॉलिड नॉट फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.616 एंड वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।